इस कार्यक्रम में उपस्थित वाइस चांसलर रविशंकर विश्वविद्यालय सच्चिदानंद शुक्ल जी, डॉक्टर एस कर्मकार जी, डायरेक्टर जनरल, प्रवीण चंद जी, कटोल के घोष जी, मानस कांति देव जी, शम्स परवेज जी, जयेश राय जी, शैलेन पटेल जी, मैं प्रदीप शर्मा जी, वह गिरीश देवांगन जी और पूरे देश भर से आए हमारे सभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और सभी वैज्ञानिकगण और हमारे सारे नए वैज्ञानिक, यंग साइंटिस्ट, सबका इस सभागार में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय साथियों, बिना वैज्ञानिक सोच के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जिन लोगों ने, जिस समाज ने विज्ञान का सहारा लिया, वो समाज आगे बढ़ गया। यदि प्राचीन काल की बात करें तो पहले जब लड़ाइयां होती थी पत्थरों से, लाठियों से, फिर तलवारों से, हमारे देश में बहुत लंबे समय तक तीर भाला और बरछी भाला और तलवार से लड़ाइयां लड़ी जाती थी, कोई पैदल, कोई घोड़े में, कोई हाथी में। लेकिन जिसके पास पहले बारूद आया उस देश को कब्जा कर लिया। उसका बहुत दिन तक शासन चला, लेकिन जिसके पास पिस्तौल आया उन्होंने देश को कब्जा कर लिया। तो आज जिसके पास परमाणु बम है वो पूरी दुनिया में राज कर रहा है। ये थोड़ी कोई युद्ध की बात। लेकिन यदि पूरे इतिहास में अपन नजर डालें तो पिछले 200-300 साल ही हमारे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें बिजली खोज हुई, इंजन की खोज हुई, प्लेन के फ्यूल के, बिजली के, ये सारे जितने खोज हुए उसके कारण समाज या देश या विश्व आज इसी स्थिति में पहुंचा है। नहीं तो हजारों हजार साल तक के हम लोग पैदल, बैलगाड़ी और घोड़ा से ही यात्रा करते रहे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि न्यूटन के सिर पे सेब नहीं गिरता और वो भूखा होता तो खा जाता। भूखा नहीं था, सोचा कि मेरे सिर पे क्यों गिरा, तब जाके गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमको मिला। हो सकता है कि न्यूटन नहीं सोचते तो और कुछ साल लगता हमको गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझने में। पिछले 2019 में भी रविशंकर विश्वविद्यालय में यंग साइंटिस्ट कांग्रेस में मैं आया था। उस समय कुछ बातें मैंने कही थी, वो मुझे अभी भी याद है। मैंने कहा कि जो व्यक्ति सवाल नहीं करता और सवालों के समाधान नहीं ढूंढता वो पिछड़ जाता है। आप सवाल करेंगे तो अपने आप से पूछेंगे, अपने माता पिता से पूछेंगे, अपने गुरुजनों से पूछेंगे, अपने मित्रों से पूछेंगे। यदि आप संतुष्ट नहीं हुए, सवाल का पीछा करते रहे तो एक न एक दिन आपको उत्तर मिल जाएगा। तो जो बातें अभी प्रदीप जी ने जो बात कही कि हम सवालों के पीछे, उन समस्याओं के पीछे हम लोग उसका पीछा करें, उसके पीछे दौड़ें, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में जो सवाल करता है उसे उजड़ कहते हैं, ये नालायक करता है। सवाल करता है, बार बार परेशान करता है, तो जो परेशान करेगा उसे दूर भगा देते हैं। ये ठीक नहीं है। ये हमारे जो उम्रदराज लोग हैं या बड़े लोग हैं, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, चाहे स्कूल में हो,
उन बच्चों को थोड़ा हतोत्साहित करते हैं। और सवाल पूछना आज अपराध सा हो गया है। आप जनप्रतिनिधि से सवाल पूछेंगे तो फिर आप देशद्रोही कहलाएंगे। आप सवाल नहीं कर सकते साहब। तो जब सवाल पूछना आप बंद कर देंगे अपने आप से, समाज से, देश से, तो ये पिछड़ेपन की निशानी है। और जैसे जैसे सवाल पूछेंगे उसका उत्तर मिलता जाएगा, आप प्रगति करते जाएंगे। इस देश में अंग्रेजों से आने से पहले विज्ञान उस रूप में नहीं था जो आज दिखाई देता है। ये तो यूरोपियन कंट्री की देन है, खासकर स्कूल कॉलेज में। हमारे यहाँ तो इतिहास पढ़ाए जाते थे, भाषा पढ़ाई जाती थी, गणित पढ़ाए जाते थे। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए आंदोलन चलाया कि अंग्रेजी होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। और जब हमारी शिक्षा में विज्ञान को स्थान मिला तो आज हमारे हिंदुस्तान के विद्यार्थी बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे विषयों में हम देश और दुनिया में अपना स्थान बना पाए। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो देश आजाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उनकी एक वैज्ञानिक सोच थी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, कुछ साइंस के स्टूडेंट थे, उसमें ऑनर्स की डिग्री ली। बहुत कम लोगों को मालूम है, उनको वकील के रूप में सब जानते हैं, लेकिन उनका ग्रेजुएशन साइंस में हुआ। और उसके जो इंदिरा जी के जितने पत्र लिखे, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो विज्ञान से जुड़ी हुई थी। एक पिता अपनी पुत्री को विज्ञान के बारे में यदि बताए और जब उनको अवसर मिले और देश को फिर आईआईटी, आईआईएम और इस प्रकार से इंजीनियरिंग की दिशा में ले जाए, तो निश्चित रूप से उस सोच का असर है। और उस सोच के कारण से जो आधारभूत संरचनाएं हिंदुस्तान में निर्माण हुआ और उसके कारण से जितने हमारे वैज्ञानिक हुए, आज दुनिया में चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के नौजवान फैले हुए हैं। यदि वो आधारभूत संरचनाएं निर्मित नहीं करते तो आज हिंदुस्तान की स्थिति वो नहीं होती, वही स्थिति होती जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या अन्य देशों की है। और आज इस कारण से हम दुनिया से आंख से आंख मिला के बात कर पा रहे हैं। तो वैज्ञानिक सोच के कारण से समाज में बड़ा परिवर्तन आता है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। बारूद से जहां लड़ाइयां जीती जाती है, बिजली पैदा किया जा रहा है, परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, विध्वंस भी हो रहा है, तो उसे सुविधाएं भी मिल रही है। इसका उपयोग समाज को किस प्रकार से करना है, ये तो समाज के ऊपर निर्भर करता है। आज आपके हाथ में मोबाइल है, कभी सोच नहीं सकते थे 75 के पहले कि टेलीविजन बहुत कम थे। तब लोग कहते थे कि ये 5 जिलों में भी टेलीविजन लगेगा, घर घर में होगा टेलीविजन, तो लोग हंसते थे, कैसे संभव होगा। लेकिन आज स्थिति क्या है, घर और होटल और 5-6 लोग बात छोड़िए, आपके हाथ में मोबाइल के माध्यम से टेलीविजन आपके हाथ में आ चुका है। इस मोबाइल से सब कुछ, इतने से मोबाइल है, कितने फीचर्स हैं, कितने ऐप हैं, और उनको डाउनलोड करके सारी जानकारियां, पहले मौसम की जानकारी लेना होता तो मौसम वैज्ञानिक को फोन करना पड़ता था। आज तक किसी को बोले कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा, कितनी हवा में आर्द्रता होगी, बच्चे 1 मिनट में मोबाइल उठाए, तुरंत खोले, आपको बता देंगे। कितना परिवर्तन आया है। लेकिन इसका दुरुपयोग भी मोबाइल के माध्यम से आजकल, हमारे तो रविशंकर यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, उसके कार्यक्रम में है, लेकिन एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है जिसका कोई वाइस चांसलर नहीं है। और वो सारी बातें परोसी जाती है जो दिमाग को कचरा बना देती है।
उसमें लिख देते हैं, आपकी नज़र से यदि गुजरे तो दिमाग के किसी कोने में बैठा रहता है, और कभी कोई बात अनुकूल वातावरण मिले तो फिर वो उभर के सामने आता है, उसी सच मानना शुरू कर देते हैं। ये बिना प्रमाण के आजकल सारी बातें कही जाती हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी के बारे में हो, चाहे नेहरू जी के बारे में हो, चाहे हमारे और महापुरुषों के बारे में हो। कितनी बातें तोड़ मरोड़ के पेश की जाती है, तो इतिहास और हमारे दर्शन वो सब मटिया में हो गया है। दुनिया में जितने दर्शन हैं उससे कहीं ज्यादा दर्शन तो हमारे इस देश में 6 दर्शन यहाँ इस देश में, न केवल विज्ञान के क्षेत्र में, पदार्थ के क्षेत्र में, बल्कि मन के स्तर में जितने शोध इस देश में हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, दुनिया में कहीं कुछ नहीं हुआ है। आप दूसरे देशों में देखेंगे, चाहे इस्लाम की बात करें, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, कि मोहम्मद के बाद, मोहम्मद पैगंबर के बाद तो इस्लाम में इस प्रकार के इतने कुछ संत महात्मा हुए, या क्रिश्चियनिटी में आप देखेंगे उनके बाद तो दूसरा आया, लेकिन हमारे वेदों के बाद आप देखेंगे बुद्ध भी आए, महावीर भी आए, शंकराचार्य भी आए, और सबने इसके उलट सब बातें कही जो वेद में है। हालांकि आधार वेद ही रहा, लेकिन उसके बाद उसके दर्शन अलग अलग, तो उसमें भी शोध हुआ। लेकिन इन सब चीजों को इतना हम लोग उलट फेर करके बताते हैं कि हम लोग उसी में लड़ाई लड़ रहे हैं। नया क्या कर रहे हैं? आप वर्तमान समस्याओं को यदि पुराने प्रयोगों के आधार पर किसी निर्णय पे पहुंचेंगे तो नया कोई शोध, नया दिशा आप समाज को दे ही नहीं सकते, चाहे पदार्थ के क्षेत्र में हो, चाहे दर्शन के क्षेत्र में। हमारी उलझन यही है। आज जो हमारे पास समस्या है, आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आज यदि वातावरण में बदलाव आया है, गर्मी के समय बदल रहा है, बरसात का समय बदल रहा है, ठंड में कमी आ रही है, अच्छी बात है। साइंस ने खोज लिया कि आपको गर्मी लग रही, पंखा लगा लो, और ज्यादा गर्मी बढ़ गई तो कूलर लगा लो, उससे भी ज्यादा आपको आराम नहीं मिल रहा है तो एसी लगा लो। लेकिन ये जो गर्मी क्यों बढ़ रहा है, उसके मूल में आप नहीं जाएंगे कि वातावरण परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसका शोध नहीं करेंगे, उन समस्याओं को नहीं जानेंगे, यदि बीमारी ही नहीं जाने की इलाज क्या करेंगे आप? तो आज जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, चाहे उद्योग के माध्यम से हो, चाहे मोटरसाइकिल के माध्यम से हो, चाहे जनसंख्या में जितनी वृद्धि हो रही, देश जब आजाद हुआ तो मुश्किल से 33 करोड़ की जनसंख्या थी, आज 142 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। हालांकि जनगणना 2021 में लंबित था, 2023 आ गया है, लेकिन जनगणना प्रारंभ नहीं हुआ। लेकिन जिस हिसाब से भी कहा जाए, दुनिया के नंबर 1 हम जनसंख्या में हो गए हैं, और किसी में हो ना हो, कम से कम जनसंख्या वृद्धि में तो हमारा नंबर 1 स्थान हो ही गया है। उसके कारण से भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। क्यों? तो इन समस्याओं के यदि जड़ में नहीं जाए, क्यों ऐसा हो रहा है, हमारी छत्तीसगढ़ में बारिश क्यों कम हो रही है, गर्मी क्यों बढ़ रहा है, उन कारणों पे हम नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर घुसा के ये सोचें कि तूफान निकल गया है। ये उसी प्रकार की बात होगी। तो वैज्ञानिकों से, खासकर नौजवान वैज्ञानिकों से मैं कहना चाहूँगा, हम लोग थोड़े से प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किए, जिसके बारे में उल्लेख हमारे वाइस चांसलर ने भी की, और अभी संचालक ने तो बहुत छत्तीसगढ़ी में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, जो दूसरे प्रदेश से आए हैं वो शायद छत्तीसगढ़ी न समझते हों,
लेकिन भोजपुरी वगैरह से तो मिलता जुलता है। जो अवधी जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ी समझने में, क्योंकि छत्तीसगढ़ी, हिंदी, भोजपुरी सब एक ही बहने 600-650 साल पुरानी ये छत्तीसगढ़ी, हिंदी और भोजपुरी की शुरुआत हुई है, तो मिलता जुलता है। तो हम लोगों ने जो शुरुआत की छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी, जिसके बारे में प्रदीप जी ने बताया, ये दरअसल आज लोगों की जो आवश्यकता है, लोगों की समस्या है, और आज की समस्या को हम प्राचीन तौर तरीके से नहीं बल्कि आज के समय के हिसाब से उसका निराकरण सोचें। केवल धार्मिकता की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें अर्थ भी जुड़ा होना चाहिए। हम गाय हमारी माता कह देने भर से बात नहीं होगी, बल्कि गाय के कारण से आज जो खुले में जो पशुधन घूम रहे हैं और उसके कारण से फसलों को नुकसान हो रहा है, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और तमाम प्रकार के और गंदगी फैल रही है। यदि उसे निजात पाना है तो उसके लिए समाधान ढूंढना होगा, और उस समाधान की दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया कि पूरे देश भर में या पूरी दुनिया में कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार पहली सरकार है उस समस्या के समाधान में गोबर खरीदने का निर्णय लिया, और 2 रुपये किलो में गोबर हमने खरीदा। जब गोबर खरीदे तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाए, जो राजकीय चिन्ह बना लीजिए। फिर किसी ने कहा कि गाय जब गोबर देती है कभी कड़ा भी रहता है, कभी पतला भी रहता है, किसी बाल्टी में ले जाएंगे, कि धुआं में ले जाएंगे, किसी लीटर में नापेंगे, कि किलो में नापेंगे, तमाम प्रकार की बातें हुई। मुझे विवेकानंद जी की वो उसकी याद आई कि पहले लोग इसका हंसी उड़ाते हैं, बाद में विरोध करते हैं और अंत में उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो पहले हमारी भी हंसी उड़ाई गई, फिर विरोध भी हुआ, अब लोग स्वीकार भी कर लिए कि नहीं ये बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि केवल गोबर भर नहीं खरीद रहे हैं, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, कार्बन को धरती में ले जाने का प्रयास, जो पराली जला रहे थे उसे गौठान में हम पहुंचा रहे हैं, उसको जला के कार्बन, वातावरण में कार्बन हम पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कार्बन को जमीन में मिलाने का काम कर रहे हैं। वेदों में भी यही कहा गया है कि जितना आप धरती से लेते हैं, प्रकृति से जितना लेते हैं, उसको वापस करें। ये प्राचीन हमारे ऋषि मुनि जो बात कह गए, आज भी हम लोगों को वही काम करना है। जो चीज हम प्रकृति से ले रहे हैं उसको वापस किसी न किसी रूप में हमको करना चाहिए। इस रूप में नहीं कि धरती से हम अन्न ले रहे हैं तो पराली जला के उसको वातावरण में भेजें, बल्कि उसे कार्बन के रूप में कन्वर्ट करके जमीन के अंदर फिर से पहुंचा दें, तो उर्वरा शक्ति होगी, हेल्थ फाइल उसे सुधरेगा, और हेल्थ फाइल सुधरेगा तो आपको भी जो अनाज है, फल सब्जी है, वो भी आपको शुद्ध मिलेगा। तो आज दुनिया भर की जो बीमारी हो रही है, यदि उससे निजात पाना है तो आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए, आप जो सांस ले रहे हैं वो हवा शुद्ध होना चाहिए, और इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को योगदान देना होगा। और इसी दिशा में आज रोजगार की बड़ी समस्या है। हमारे सामने नौजवान साथी हैं, सामने में बैठे हैं, वो तो अपना जीवन जी चुके हैं, समाज को देने के दिशा में लोग आगे बढ़े हैं। हमारे पीछे में जो बैठे नौजवान हैं उसके सामने पूरा भविष्य पड़ा है, और उनको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए केवल कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कार्बन उत्सर्जन करें ऐसे उद्योग लगाएं, बल्कि प्रकृति से उतना लें, आपको ऊर्जा जितना चाहिए कोयला उतना ही जलाएं, न कि मनमाने रूप से उसका उपयोग करें, बल्कि उसके अल्टरनेटिव जो भी चीजें हैं उसको हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करना चाहिए। और पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े उद्योग खड़ा कर दिया जाए, बड़े उद्योग खड़ा करके आपको रोजगार मिलेगा। अब जो अध्ययन जो आया है, आज हजारों मेगावाट की पावर प्लांट लगा लीजिएगा, उसमें रोजगार कितने लोगों को मिलता है? यदि 400 मेगावाट के आप पावर प्लांट लगाएं, 400 लोगों से ज्यादा नहीं लगेगा आपको। आजकल टेक्नोलॉजी और ज्यादा आ गया तो और कम लोगों में हो रहा है। लेकिन प्रकृति ने हम सबको छत्तीसगढ़ में इतना कुछ दिया है, यदि प्रकृति के साथ जुड़ के उन सब चीजों का वैल्यू एडिशन करें तो हमको रोजगार खोजने की बाहर जरूरत नहीं है। आज जैसे हमने गोबर खरीदना शुरू किया तो साफ सफाई हो रहा है, खेतों को खाद तो मिल रहा है, लेकिन जो गौ पालक है उसको पैसा भी मिल रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था सुधर रही है। और जब गोबर भर नहीं खरीद रहे हैं, उसको डंप नहीं कर रहे हैं, उसको वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, गो काष्ठ बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, अब प्राकृतिक पेड़ भी बना रहे हैं। 50,000 लीटर से अधिक के प्राकृतिक पेड़ हम बना चुके हैं। जो मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियों की जो पेंट है उससे सस्ता 25 से 30% सस्ता हमारे प्राकृतिक पेंट है, बल्कि हमारे लिए वो गर्मी रोधी भी है, बहुत सारे कीटाणुओं को भी वो उसमें प्रतिरोधी क्षमता है,
तो हमने प्राकृतिक पेड़ बनाया है और उसके कारण से सैकड़ों हमारे बहनों को रोजगार मिला है। तो हम अपनी चीजों का उपयोग कैसे करें, अपनापन कैसे आए, ये भी हम लोग इसलिए भावनात्मक रूप से जोड़ रहे हैं। आज प्राकृतिक पेड़ के साथ बिजली उत्पादन की दिशा में गोबर से बिजली उत्पादन, ये भी हम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो पहले जो बड़े बड़े उद्योगपति बिजली उत्पादन करके बिजली सरकारों को बेचते रहे हैं, अब हमारे गांव के जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो बिजली उत्पादन करके सरकार को बेच रही है। तो कहीं वातावरण में कोई परिवर्तन है, हम कार्बन उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं, बल्कि गोबर से बिजली उत्पादन करके हम इकोसिस्टम को ठीक कर रहे हैं। तो उसी प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग आसपास में बिखरी पड़ी हुई है, उन चीजों को हम सहेजें। केवल बात यह है कि हम किसी काम को छोटा ना समझे। जो महात्मा गांधी ने जो बातें कही, कोई काम छोटा नहीं होता, और जो भी काम मिला है उसे पूरे मनोयोग के साथ हम लोग काम करेंगे तो खुद को भी संतुष्टि मिलेगी और समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेगी। तो आदरणीय साथियों, इस अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे युवा साथियों में बहुत क्षमताएं हैं। नए सोच के साथ जो समस्याएं हैं उसके पुराने प्रयोगों के आधार पर सुलझाने के जिद न करते हुए नए ढंग से सोच के नए समस्याओं को, उसका समाधान आप सब ढूंढेंगे, और जिसके मस्तिष्क में कौतूहल होगा, जिसके मस्तिष्क में जानने की इच्छा होगी, निश्चित रूप से अपने लिए भी कुछ न कुछ नया करेगा और समाज के लिए भी कुछ वो दे पाएगा। मैं इस अवसर पर अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि योजना आयोग का मैं अध्यक्ष भी हूं, इसलिए पिछले 3 साल से हम लोग छोटे छोटे प्रयोग करने के लिए जो नए वैज्ञानिक हैं उसको आर्थिक सहयोग भी योजना आयोग के माध्यम से कर रहे हैं। इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ उठाया है। आप भी इसका लाभ उठाएं और इन्हीं शब्दों के साथ नए वैज्ञानिकों का स्वागत करते हुए हमारे पूरे देश भर से जितने भी वैज्ञानिक आए हैं उसका भी छत्तीसगढ़ में स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़ के लोगों पर प्रभाव ऐसा